नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह कार्ल मार्क्स ने कार्ल मार्क्स का दर्शन था, कार्ल मार्क्स का जो चिंतन था उसका आधार भौतिकवादी था और उन्होंने जो समाज के सृष्टि के विकास के नियम जिन पर विश्वास किया वो द्वंद्वात्मक था। तो इस तरह कार्ल मार्क्स ने समाज का विश्लेषण करने के लिए जो पद्धति काम में ली, उस पद्धति का नाम हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आज हम बात करेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को किस तरह कार्ल मार्क्स ने इस्तेमाल करके मानव सभ्यता या मानव समाज के इतिहास की व्याख्या की। इसलिए और यूँ कहिए कि कार्ल मार्क्स ने मानव समाज की आदिम अवस्था से लेकर जब तक वो थे तब तक के इतिहास की व्याख्या की और व्याख्या करने के लिए उन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया, उस दृष्टिकोण का नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसको ऐतिहासिक द्वंद्वात्मकता भी बोलते हैं, इसको ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी बोलते हैं और इसको इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या भी बोलते हैं और इसको इतिहास का मार्क्सवादी सिद्धांत भी बोलते हैं कि किस तरह कार्ल मार्क्स ने मानव जाति के समाज का विश्लेषण प्रस्तुत किया। और वो इसलिए प्रस्तुत करना जरूरी हुआ कि कार्ल मार्क्स जब पैदा हुए 1818 के आसपास, 1818 में, तो कार्ल मार्क्स 1883 तक जिंदा रहे तो वो युग पूंजीवादी युग था। औद्योगिक पूंजीवाद पूरी दुनिया में फैल रहा था और औद्योगिक पूंजीवाद के साथ साथ राजनीतिक उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, यानी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अल्पविकसित देशों में अपने को उपनिवेश बना रहे थे। उदाहरण के लिए इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तो ये वो युग था जिसको हम पूंजीवादी युग कह सकते हैं और पूंजीवाद उद्योगों पर आधारित था, इसलिए इसको औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। अब पूंजीवाद अपने आप में रूप बदलता रहा है। अभी हमारे जो वर्तमान स्थितियां हैं उनमें पूंजीवाद का दूसरा रूप आया है और नियोलिबरल कैपिटलिज्म और कॉरपोरेट कैपिटलिज्म और सर्विस कैपिटलिज्म और पोस्ट कैपिटलिज्म और कई तरह की हैं, उनकी बातें आज हम नहीं करेंगे। आज हम ये सिर्फ बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स को इतिहास के अध्ययन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कार्ल मार्क्स ने जब देखा कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप के देशों की स्थितियां बड़ी खराब हो गई, यूरोप के देशों में कई तरह की समस्याएं पैदा हुई। इनमें सबसे बड़ी समस्या थी गरीबी की समस्या। एक वर्ग बहुत अमीर था और बहुसंख्यक लोग गरीबी की स्थिति में रह रहे थे। आर्थिक असमानता बढ़ रही थी, धन का असमान वितरण हो रहा था, कुछ लोगों के, उद्योगपतियों के हाथों में धन इकट्ठा होता जा रहा था और मजदूर वर्ग है, उस वर्ग का उद्योगपतियों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। मजदूर वर्ग के रहने की जो
स्थितियां थी वो बड़ी दयनीय थी। मजदूर वर्गों का या वर्किंग पॉपुलेशन का, श्रमिकों का, पूंजीवादी लोग उनके श्रम का शोषण करते थे, उनके श्रम से मुनाफा कमाते थे और उनको नहीं देते थे। इस तरह धन का संग्रहण कर रहे थे। और शहरीकरण बढ़ता जा रहा था क्योंकि औद्योगिकरण बढ़ रहा था। तो जहाँ जहाँ उद्योग लगे वहाँ खूब सारे शहर हुए। शहरों में मजदूरों की स्थितियाँ, रहने की परिस्थितियाँ बहुत गरीब थी, बहुत दयनीय थी। तो उनका शोषण, उनकी गरीबी, आर्थिक असमानता आदि चीज़ों से जब वाकिफ हुए कार्ल मार्क्स, तो इनके प्रति वो बड़े चिंतित हुए और वो ये चाहते थे कि इन परिस्थितियों को बदला जाना चाहिए और मानव मात्र का कल्याण होना चाहिए। तो मानववाद के तत्व कार्ल मार्क्स के विचार में मिलते हैं कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इसलिए कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज के, जिसमें वो पैदा हुए और जिसमें वो रहे, जीवित रहे और जिसमें जिन्होंने प्राण त्यागा, उनकी सामयिक समस्याओं से बड़े चिंतित थे। और कार्ल मार्क्स ये चाहते थे कि इस पूंजीवाद में ये जो शोषण हो रहा है इसको किसी तरह रोका जाए और ये सामाजिक संरचना है, व्यवस्था है पूंजीवादी, इसको बदल दिया जाए। ये उनका उद्देश्य था। अब ये जब उनका उद्देश्य था तो कार्ल मार्क्स ये जानना चाहते थे कि आखिर पूंजीवाद आया क्यों, पूंजीवाद पैदा क्यों हुआ और पूंजीवाद की स्थितियों तक मनुष्य के समाज की विकसित होने की परिस्थितियां कौन सी थी, ये वो जानना चाहते थे। और वो ये भी जानना चाहते थे कि आगे भविष्य क्या होगा, और भविष्य अगर अच्छा नहीं होगा तो क्यों ना उसको बदल दिया जाए। अब ये जानने के लिए कि ये पूंजीवाद क्यों आया, पूंजीवाद की क्या क्या समस्याएं हैं, उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया। और जब उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया तो इस इतिहास का अध्ययन करने की पद्धति या उनको समझने की पद्धति या उसकी व्याख्या करने की पद्धति या इतिहास का विश्लेषण करने की पद्धति जो काम में ली वो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी थी। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि मनुष्य भौतिकवादी प्राणी है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया, और मनुष्य भौतिकवादी वातावरण, परिवेश और भौतिकवादी जगत में जिंदा रहता है। तो सबसे पहली समस्या तो मनुष्य के सामने ये आती है कि वो अपने भौतिक अस्तित्व को बनाए रखे, अपने अस्तित्व को बनाए रखे। ये सबसे और महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिक आवश्यकता है मनुष्य के लिए, या किसी भी जानवर के लिए भी यही है। और जब ये जो व्यवस्था है तो उसके लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है? भोजन। मनुष्य को क्या चाहिए? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए भोजन चाहिए, कपड़े, मकान, इनकी सुरक्षा चाहिए, तभी तो उसका अस्तित्व बना रह सकता है। यानी कि वो एक फिल्म आई थी पहले मनोज कुमार की, रोटी, कपड़ा और मकान। तो याद रखिए कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसको उसके भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और जब इन आवश्यकताओं को वो पूरा करने की कोशिश करता है मनुष्य, तो मनुष्य अपने श्रम द्वारा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वातावरण एवं संसाधनों पर क्रिया करता है और उसके फलस्वरूप उत्पाद पैदा करता है, यानी कमाई करता है या भोजन प्राप्त करता है, या अपने अस्तित्व के लिए वो सुरक्षा के लिए मकान बनाता है और कपड़े पहनता है
और सारे अपने शारीरिक और भौतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वो सारे श्रम करता है, और श्रम के फलस्वरूप इन चीज़ों का उत्पादन होता है, और ये भौतिक रूप से आवश्यक है। अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत अपनाया था वो दर्शन शास्त्र का, कार्ल मार्क्स के दर्शन का जो आधार था भौतिकवादी, वो यहाँ पे काम आ रहा है। और यही उसने जस्टिफाई किया था, यही उसने न्यायोचित ठहराया था कि मनुष्य की सर्व प्राथमिक आवश्यकता है वो मनुष्य को भौतिक रूप से अपने आप को अस्तित्व बनाए रखने की है, और इसके लिए वो प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन को, पानी, पेड़, ज़मीन, पशु, इन सब को काम में लेते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखता है। और अस्तित्व बनाए रखने में ये जो आदिम अवस्था से लेकर आज तक, यानी मनुष्य जब आदिम अवस्था में रहता था तब से लेकर पूंजीवादी व्यवस्था तक, यानी हजारों सालों से मनुष्य जब आदिम अवस्था में था तब से लेकर मनुष्य का विकास होता आया है। तो कार्ल मार्क्स जानना चाहता था कि जिस तरह हर चीज़ के पीछे कोई सिद्धांत, कोई नियम होता है, वैसे ही मनुष्य जाति के, समाज के विकास होने के पीछे भी कोई न कोई सिद्धांत होंगे। और ये सिद्धांत उसने खोज निकालने के लिए इतिहास का अध्ययन किया, और उसने ये महसूस किया कि मनुष्य जंगलों में रहा करता था जब समाज की आवश्यकता नहीं थी, समाज पैदा नहीं हुआ था, व्यक्तिगत संपत्ति पैदा नहीं हुई थी, परिवार नाम की चीज़ पैदा नहीं हुई थी, विवाह नाम की चीज़ पैदा नहीं हुई थी। तब से लेकर आज तक जो विकास हुआ है, उस विकास को हम भौतिकवादी, द्वंद्वात्मक भौतिकवादी तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, और उसके हम कुछ नियमों को निकाल सकते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स ने मानव जाति की समाज और सभ्यता के विकास के लिए, नियमों को ढूंढने के लिए मानव जाति के समस्त इतिहास का अध्ययन किया और कुछ निष्कर्ष निकाले। और कार्ल मार्क्स ने, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको एक कथन बताया था, जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अध्ययन किया था, तब मैंने बताया था कि कार्ल मार्क्स से कुछ कथन बड़े प्रसिद्ध हैं। तो वो कथन जो मैंने पहले बताया था उसको याद करवाऊँ मैं आपको, कि वो कथन था कि जब उन्होंने द्वंद्वात्मकता हीगल से काम में ली, सीखी, जो हीगल ने द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत दिया, वाद से कैसे प्रतिवाद होता है, और वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होने से फिर कैसे संवाद होता है, और फिर वो संघर्ष की ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है, और विकास, समाज, विचारों का एक विकास होता रहता है, प्रगति होती रहती है, एक स्तर से दूसरे ऊंचे स्तर पर विचार पहुंचते हैं, ये हीगल ने कहा। तो कार्ल मार्क्स ने विचारों पर लागू न करके उसको भौतिक परिस्थितियों पर लागू किया समाज को। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि हीगल अपने सिर के बल खड़ा था और मैंने उसको सीधा खड़ा कर दिया। वैसे ही कार्ल मार्क्स ने जब इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या की, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आज तक के जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने इतिहास की व्याख्या की है। प्रश्न ये है कि इसको बदलें कैसे, परिवर्तन लाएं कैसे। ये कार्ल मार्क्स का कथन था। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्याख्या की है दर्शन शास्त्रियों ने, मगर प्रश्न ये है, सवाल ये है कि हाउ टू चेंज इट, इसको बदलें कैसे, क्योंकि ये शोषण और समाज अलग अलग वर्गों में संघर्ष की प्रक्रिया चली आ रही है। तो ये कथन भी आपको याद रखना है। इसके बाद में कैसे कार्ल मार्क्स ने व्याख्या की और कौन कौन ऐतिहासिक अवस्थाओं के बारे में बताया, उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। गुड नाइट।